ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में नाबालिग छात्रा की हत्या पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार महासंघ ने कल कोटा बंद करने का ऐलान किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरा शहर बंद रहेगा। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें क्या कुछ घटनाक्रम रहा। तो 13 फरवरी को ट्यूशन पढ़ने गई 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का टीचर के घर पर रस्सी से बंधा हुआ शव मिला था। छात्रा के शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें रेप या रेप कोशिश की पुष्टि नहीं हुई थी। घटना के 4 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस ने आरोपी टीचर पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिस की 7 टीमें कई शहरों में आरोपी की तलाश कर रही हैं। तो 13 फरवरी को टीचर के घर पर नाबालिग छात्रा का शव मिला था। 9वीं क्लास की छात्रा के हाथ बंधे थे, शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश की पुष्टि नहीं हुई है। तो जो अहम सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान उठाता है वो ये है कि आखिर ये आरोपी टीचर कौन है। आरोपी टीचर गौरव एमटेक तक पढ़ाई कर चुका है। 5 साल पहले बाबा बनने के लिए घर से ये भाग भी चुका है। इस दौरान वो किसी तांत्रिक के संपर्क में भी आया था। 3 साल से छात्रा को घर की कोचिंग में पढ़ाई करा रहा था। वारदात के दिन गौरव ने छात्रा को अकेले बुलाया था। हम प्रशासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारे बाजार बंद रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 12 बूंदी झालावाड़ समेत सभी संभागों के व्यापारियों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन के लिए बाजार बंद रखे जाएंगे। और हमारी पीड़ा हमने बताई कि किस तरीके से कोटा में व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, कोटा की आम जनता में, महिलाओं में जो रोष व्याप्त है। कहीं ये घटना लंबा उग्र धारण ना कर ले और हम चूंकि 72 घंटे का हमने टाइम दिया है, परसों कोटा बंद करना जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है। और अब बात पाली की, जहां पंचों की बेइज्जती से परेशान होकर बुजुर्ग ने जहर खा लिया। फिलहाल बुजुर्ग का जोधपुर में इलाज चल रहा है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि पंचों ने बुजुर्ग के पैसे हड़प लिए हैं। दरअसल पंचों ने बुजुर्ग की बेटी का तलाक कराया था और पालन पोषण के नाम पर उसके पति से 12,50,000 रुपए लिए। जब बुजुर्ग पंचों से तलाक के एवज में मिले पैसे मांगने गया तो पंचों ने उसे भगा दिया, साथ ही समाज से बहिष्कृत भी कर दिया और समाज में वापस लेने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देने को कहा। इससे आहत होकर बुजुर्ग ने खुदकुशी की कोशिश की। अब इस मामले में पाली कलेक्टर नमिता मेहता और एसपी राजन दुष्यंत को ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेज तलब किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। दरअसल सोजत के बिलावास गांव में रहने वाले बुजुर्ग मूलाराम प्रजापत के परिवार को 4 साल पहले पंचों ने समाज से बाहर कर दिया था। 16 फरवरी को मूलाराम प्रजापत पंचों के पास पहुंचे और समाज में वापस लेने सहित बेटी के रुपए देने की मांग रखी। पंचों ने उसे 25 लाख रुपए जुर्माना देने पर समाज में वापस लेने को कहकर भगा दिया। परेशान बुजुर्ग ने जहर खा लिया। न्याय के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन इनकी सुनवाई किसी ने की नहीं। पंचों ने उल्टा इनसे खर्चा करने के लिए बोले और 25 लाख रुपए का टोटल खर्चा है, इनसे मांगे। वो सब हमारे पास है नहीं। और बुजुर्ग आदमी क्या करते, इन्होंने फिर सबने बहुत ही इनको टॉर्चर किया, धमकियाँ दी। आखिर में इन्होंने जहर की गोलियाँ खा ली। अभी ये यहाँ गांधी हॉस्पिटल में पीड़ित है। इनकी कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उसी बात को बयां करती है ये तस्वीर। सबसे पहले देखिए तो दिन दहाड़े सरेआम देखिए जरा, एक नकाबपोश बदमाश अस्पताल के गेट के सामने आता है।
इधर उधर देखता है और फिर दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग करता है। फिर बड़े आराम से अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होता है और फरार हो जाता है। तस्वीरें श्री गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जनसेवा अस्पताल की है। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां मोयाखेड़ा गांव में बिजली का डीपी का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच खूनी झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मुकदमों के बाद तहकीकात शुरू कर दी। सर डिप्टी खोल के इनके कोई पे लगा ली थी। हम कहने गए थे, दोनों बाप बेटे हम कहने गए उनको, तो हमको मारने लगे। अच्छा, पहले भी ऐसे किया, अभी भी हमको आके जब से छूट के आए हमने 2 बार FIR भी डाली इनके ऊपर। 2 बार खेतों की तरफ गए तो उधर हमको घेरा इन्होंने, हमने FIR उसके बाद भी डाली इनके ऊपर। तो 307 में मुकदमा भी हुआ था इनके पास। 20 दिन में बाहर आ गया वापस। फिर अभी फिर सारे के सारे मिलकर बोलते हमारे बाप को मारा तुमने, तो हम फिर अब तुम बदला लेंगे, एक और बार तुम्हें भी मारेंगे। आप कौन कौन घायल हुए इस मामले में? मेहरबान सिंह के सर में लगी 2 जगह, मेरे 1 हाथ कट गया, टाँके आए इसमें 5-7, एक अंगूठा कट गया। अब बात भरतपुर की करेंगे। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लल्लू उर्फ AK-47 गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस सहित एक बुलेट बाइक भी बरामद की। पिछले दिनों वैर थाना क्षेत्र में क्रेशर प्लांट पर ट्रैक्टर चलाकर चालक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों बदमाशों पर कई थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। धर्मपुरा और बगदारी रोड पर एक इनफील्ड मोटरसाइकिल है, जिसके पीछे AK-47 लिखा हुआ है, जिसमें 3 लोग हैं जो बदमाश किस्म के हैं। उनके पास हथियार देखा गया है। वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर हमारे ASI साहब और टीम के मुख्य कांस्टेबल पुष्पेंद्र, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, वो महेंद्र ये जाकर वहाँ पर उस मोटरसाइकिल सहित उन 3 बदमाशों को पकड़ लिया। उधर अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी ने नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा और 2 ठेकेदारों को 5 लाख से ज्यादा की रिश्वत के साथ पकड़ा है। तीनों रिश्वतखोरों के बैंक खाते चेक किए जा रहे हैं। बता दें कि एसीबी को नगर परिषद की निविदा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसीबी ने तकनीकी एक्सपर्ट की मदद से जाल बिछाया और घुसखोरों को रंगे हाथ दबोच लिया। के अलवर नगर परिषद के ठेकेदार हैं, एक श्री रमेश चंद्र गुप्ता हैं और दूसरे संजीव भार्गव हैं। उन दोनों को हमने डिटेन किया है और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तीसरे नगर परिषद के वार्ड 30 के पार्षद हैं श्री नरेंद्र मीणा, उनको आज 5,15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो निविदा जारी होने से पूर्व भी कुछ पैसों का आदान प्रदान हुआ है, जो भी ये ठेकेदार हैं इन्होंने इकट्ठा करके इनको दिया है। ये जो कमलेश कुमार मीणा जो यहाँ के जिसने ज्वाइन किए, ये जब से ज्वाइन करके आया है तब से लेकर इसने जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो पट्टों का कार्य हो, चाहे जमीनों का अलॉटमेंट का कार्य हो, उन सभी की एसीबी से जांच की जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी आ जाए, करोड़ों रुपए का घपला आप लोगों के सामने मिलेगा। और खबर कोटा से है। कोटा में दक्षिणी नगर निगम का 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और कागज फाड़कर बैठक के दौरान लहराया। सबसे पहले बीजेपी ने महापौर, उप महापौर और सचिव के नाम की तख्ती कुत्ते, गाय और ट्रैक्टर के सामने लगाकर लिखा था कि इन लोगों से बेहतर ये लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं। इसी पर कांग्रेसी पार्षद भड़क गए और शहर के प्रथम व्यक्ति के अपमान का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया।
हमारे कुछ साथी हैं, गोपाल राम मंडा जी और उनके जो साथी थे और भी साथ में, उन्होंने महापौर की तख्ती और आयुक्त की तख्ती और बेशक उप महापौर की तख्ती जो है कुत्ते के ऊपर, गाय के ऊपर और एक ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने लगाई थी, जिसको चलते हमारे जितने भी जो कांग्रेसी पार्षद थे वो सभी उनकी जो है सम्मान को भी ठेस पहुंचा था। हमारे महापौर महोदय जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंची थी। उसको लेकर जो हमारे सारे कांग्रेसी पार्षदों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और सबका इतना सा एक तर्क था कि भाई गोपाल राम मंडा जी जो पार्षद साथी हैं हमारे, वो जो है मतलब माफ़ी मांगे। पहले भी जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उस समय पे भी पत्राचार के माध्यम से आयुक्त को भी लेटर दिया गया था, महापौर साहब को भी लेटर दिया गया था और अखबार के माध्यम से भी मांग रखी गई थी कि भाई जितने भी जो हमारे साथी जिन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया है वो लोग जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी योगेश त्यागी जुड़ चुके हैं। योगेश, बजट के दौरान हंगामा हो रहा है, क्या कुछ जानकारी इस हंगामे को लेकर आपके पास? क्यों हुआ ये हंगामा? देखिए, जो बजट था कोटा दक्षिण का वो आ जाना था और उसी के मध्य सदन चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पूर्व, कुछ समय पूर्व जो बीजेपी पार्षद है गोपाल मंडा, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था जो कि शहर में आवारा जो कुत्ते हैं उन पे प्रदर्शन ये किया गया था, जिसमें गोपाल मंडा के द्वारा एक जो कुत्ता था उसके ऊपर महापौर की तख्ती और एक जो भैंस थी उसके ऊपर उन्होंने उप महापौर और सचिव की एक ट्रैक्टर के ऊपर तस्वीर लगाकर वो तख्ती लगाकर प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन को तकरीबन 1 साल बीत चुका है। इसी बात से नाराज कांग्रेसी पार्षद जो है उन्होंने बीजेपी जो पार्षद है उनको बोलने नहीं दिया इस सदन में और इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद है वो सामने आ गए, भिड़ गए और तस्वीरें बिल्कुल साफ इसमें बताती है कि इस कदर ये हंगामा बरपा कि जो महिला उन्होंने जो गोपाल मंडा है उनके हाथ तक पकड़ लिए और खींचनतानी भी काफी देर तक चलती रही। उसके बाद महापौर ने सभी पार्षदों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया, एक कमरे में लेकर गए, वहां बैठकर मीटिंग हुई और उसके बाद जाकर उनको समझाइश की गई। पार्षदों को, कांग्रेस दोनों के पार्षदों को समझाया गया, जिसके बाद जाकर कहीं ये सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाई। जी योगेश, बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हंगामा जमकर हुआ और बताया जा रहा है कि घंटों तक ये हंगामा चलता रहा। तो क्या सिर्फ हंगामा हुआ या इस दिन कुछ काम भी हो पाया सदन में? बिल्कुल, ये हंगामा तकरीबन 1 से सवा घंटे तक चला है और ये लगातार चलता रहा है। इसमें जो पार्षद है उन्होंने जो महापौर है उनके जो टेबल है वहां तक पहुंचे थे और काफी उग्र रूप से ये चल रहा था। मतलब तस्वीरें देखकर वहां ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ हाथापाई की भी नौबत आ जाए, लेकिन हाथापाई नहीं हुई, ये गनीमत रही। वहीं बीजेपी पार्षद है वो वहीं पर धरने पर बैठ गए, नीचे बैठकर वो नारेबाजी करते रहे। एक तरफ से कांग्रेस जो पार्षद है वो नारेबाजी करने लगे, दूसरी तरफ से बीजेपी भी पार्षद नारेबाजी करने लगे और इसी नारेबाजी के जी योगेश, बिल्कुल हंगामा हुआ और जोरदार हंगामा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर बजट को लेकर। कोरोना से जूझ रहे प्रदेश को हेल्थ बजट में सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार की तरफ से भी राइट टू हेल्थ के साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। मरुधरा की चाहत ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो। हेल्थ बजट में मरुधरा की उम्मीद।
इस बार के बजट पे खासा ध्यान स्वास्थ्य बजट पर सभी का रहने वाला है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सुधार की तरफ, स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की तरफ कुछ ठोस अनाउंसमेंट्स होंगे। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले 2 साल कोरोना महामारी में गुजरे हैं। इस लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाना समय की जरूरत हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक बीमा योजना पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन आउटडोर मरीजों के इलाज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि मातृ मृत्यु दर बेहतर हो, शिशु मृत्यु दर बेहतर हो, तो इसका बीमा योजना या उपचार से कोई समाधान नहीं होने वाला जब तक कि हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, आउटरीच हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि गांव के स्तर पर आंगनवाड़ियों के जरिए मिलने वाली जो सेवाएं हैं, वो जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक ये इंडिकेटर्स नहीं बेहतर होंगे। कोरोना काल में ये साफ हो गया कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना क्यों जरूरी हो गया है। अब स्वास्थ्य योजनाएं गांव और ब्लॉक लेवल के आधार पर बननी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें जो एक तो संकट को देखते हुए हमें तैयारी वाली बात तो है ही कि तैयार रहने की ज़रूरत है कि अगर वैसा कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए, हम चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम उसके लिए तैयार रहें और बेहतर तैयारी हो, हमारे पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मी, लैब असिस्टेंट समेत अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना जरूरी हो गया है। इस बजट से नर्सेज को राजस्थान में कम से कम 50,000 नियमित नियुक्तियां की जाए। हमारे जो स्टूडेंट छात्र हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और हमारे बीएससी एमएससी करने के लिए जो हमारे प्रशिक्षणार्थी छात्र हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, उनको पूर्व की भांति 2 वेतनमान दिए जाएँ। और राजस्थान में की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सब सेंटर, एड पोस्ट, सीएससी और जो जिला अस्पताल है उसमें नर्सेज के रहने के लिए क्वार्टर आवास की व्यवस्था की जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ हो सकता है। निशुल्क दवा जांच योजना का दायरा बढ़ सकता है। कैंसर समेत कई बड़ी बीमारियों की जांच भी इस योजना में शामिल की जा सकती है। कैंसर मरीजों के इलाज पर बजट में रह सकता है फोकस। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की सुविधाओं में किया जा सकता है विस्तार। कैंसर मरीजों के लिए जिला संभाग स्तर पर सुविधाएं देने पर हो सकता है जोर। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने यह संकेत भी दिया है कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए सरकार सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एसएमएस का जो हमारे जो अधिक भार है उसको हम कैंसर का अलग से संस्थान बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों को महावीर जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी तर्ज पर राजस्थान में सरकार का अलग से कैंसर हॉस्पिटल बने, जिससे लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिले। प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं। नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के साथ ही पुरानों को किया जा सकता है अपग्रेड। हालांकि इस बजट में लोगों का ध्यान राइट टू हेल्थ पर भी है, जिसका जिक्र सीएम अशोक गहलोत कई बार कर चुके हैं, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। बजट में घोषणाएं हो सकती हैं और हम निश्चित रूप से राइट टू हेल्थ का एक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद लोगों को लगेगा कि हमारे लिए कानून बन गया राइट टू हेल्थ, तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी चिकित्सा संस्थाओं से बहुत बड़ी उनको अधिकार मिलेगा कि उनका इलाज कराना। कोरोना की मुश्किलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर काफी काम किया है, लेकिन उम्मीदें और भी हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।